दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। दिल्ली दंगों के मामले में एक निचली अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। कुतुब मीनार परिसर में हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने की मांग हुई खारिज और सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ इंडिया के पत्रकारों को दी बड़ी राहत। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम आपके सामने एक बार फिर कोर्ट अनकोर्ट का ये एपिसोड लेके आए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, इस शो पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते हमारे पास आपके लिए सबसे पहली जो खबर है वो दिल्ली दंगों से जुड़ी है। दरअसल पिछले साल दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए थे उनमें लगभग 750 FIRs फाइल हुई थी और अब एक निचली अदालत ने पहली बार एक दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया है। अब इस केस में दिनेश उर्फ माइकल को दोषी पाया गया है। कोर्ट ने 22 दिसंबर को उनको सज़ा सुनाई जाएगी और आरोप ये था FIR में कि पिछले साल 25 फरवरी को लगभग 150 से 200 दंगई जो थे वो इनके घर में घुसकर उन्होंने काफ़ी तोड़फोड़ की, आग लगाई, कई सामान भी वहाँ से चोरी हुए। और अब कोर्ट ने इस पूरे केस में एक दिनेश यादव को इन सभी चीज़ों का दोषी पाया है। जी अपूर्वा, और इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इसमें जो मेन कंप्लेनेंट थी वो एक तरीके से वो एक हॉस्टाइल हो चुकी थी। मतलब कि जो उन्होंने पहले पुलिस को अपना जो बयान दिया था, एक तरीके से उन्होंने उस बयान में अपना बदलाव वो लाई थी जब उन्होंने कोर्ट में अपना स्टेटमेंट दोबारा से रिकॉर्ड करवाया था। मगर इसके बावजूद जो है कोर्ट ने इनको जो है दोषी करार किया है, माइकल को। और किस बेसिस पे किया है? वो बेसिस ये है कि जो इसमें जो पुलिस के गवाह थे, जो 2 पुलिस कांस्टेबल्स थे, उन दोनों ने जो है अपनी गवाही में ये बोला कि उन्होंने माइकल को उस ग्रुप का पार्ट होते हुए देखा था जिस ग्रुप ने कुछ मुसलमानों को उस इलाके में रोका था और उनको मारना और पीटना शुरू किया था। और मारने पीटने के बाद जो कंप्लेनेंट है, जो बुजुर्ग महिला है, उनके घर में जाते हुए माइकल को उन दोनों कांस्टेबल्स ने देखा था। उन्होंने ये बोला कोर्ट को ज़रूर कि उन्होंने माइकल को एक तरीके से घर के अंदर चोरी करते हुए नहीं देखा, मगर हाँ, चूंकि जो लास्ट सीन एविडेंस था जिसके तहत माइकल को घर के अंदर जाते हुए देखा गया था, इसलिए जो पुलिस कांस्टेबल्स थे उनकी स्टेटमेंट को मद्देनजर रखते हुए निचली अदालत ने माइकल को जो है दोषी करार किया है। अब देखने वाली बात यह है कि इसमें उनको कितनी सजा मिलती है। और जैसा कि अपूर्वा ने बताया है कि ये पहली बार दिल्ली दंगों के मामले में पहली बार जो है एक कन्विक्शन आया है। तो हो सकता है अब इस केस में जो बाकी के जो केसेस हैं उनमें भी जो है जल्द से जल्द जो है कुछ डिसीजंस आए, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो गया है इस पूरे मामले को रिपोर्ट हुए और काफ़ी सारे केसेस जो है कोर्ट में पेंडिंग है, चल रहे हैं और काफ़ी लोग जो है न्याय की जो है उसमें ताक में वेट कर रहे हैं। जो हमारे पास आपके लिए दूसरी खबर है वो भी दिल्ली की एक निचली अदालत से आ रही है। दरअसल दिल्ली की एक निचली अदालत में जैन देवता तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव और हिंदू देवता भगवान विष्णु की ओर से एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, कुतुब मीनार परिसर है, उसमें हिंदू और जैन देवी देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा और उनकी पूजा करने के अधिकार मांगे थे। अपनी याचिका में उन्होंने ये दावा किया था कि मोहम्मद गोरी की सेना में जनरल रहे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 27 मंदिरों की एक तरह से 27 मंदिरों को ध्वस्त करके उनकी जो सामग्री बची थी उससे इस कॉम्प्लेक्स में एक मस्जिद बनाया था। कवत अल इस्लाम मस्जिद का नाम है, वो उस कॉम्प्लेक्स में है। और अब इन देवी देवताओं की तरफ से याचिका दर्ज हुई जिसमें कोर्ट से ये मांग की गई कि उनके इस परिसर में उनकी पूजा का अधिकार इनके जो श्रद्धालु हैं उनको दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी। और ये ऑर्डर देते हुए कोर्ट ने कुछ दिलचस्प टिप्पणियां करी हैं। दरअसल कानून की भी बात करी है, जहां तक कि फंडामेंटल राइट का सवाल है, क्योंकि जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने ये बोला था कि उनका एक तरीके से फंडामेंटल राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो संविधान उनको देता है, उस जगह पे जाके अपना देवी देवताओं की पूजा करना। मगर कोर्ट ने ये बोला
बोला कि जो ये संवैधानिक अधिकार है ये एब्सोल्यूट नहीं है और ये जो है दूसरे अधिकारों के एक तरीके से बैलेंस जो है इसमें स्ट्राइक करना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक वहाँ पे धार्मिक गतिविधि का सवाल है अपूर्वा, कोर्ट ने ये भी बोला अपूर्वा कि माना कि अतीत में कुछ गलतियां हुई हैं, मगर उन गलतियों की वजह से हम अपने वर्तमान और भविष्य की जो शांति है उसको भंग नहीं कर सकते हैं। और जो दूसरी बात कोर्ट ने बोली, ये बोली कि भाई वहाँ पे जो है इस समय कोई धार्मिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, मतलब कि वहाँ पे कोई प्रेयर्स नहीं पढ़े जा रहे हैं, यानी कि अगर वहाँ पे कोई मॉस्क है भी तो वहाँ पे कोई जो है वहाँ पे कोई नमाज नहीं पढ़ी जा रही है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि अब ये अधिकार जो है हमारा है वहाँ पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने का। और कोर्ट ने एक और बात बोली अपूर्वा कि जो ये जो पूरा परिसर है ये दरअसल प्रोटेक्टेड एरिया है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर प्रोटेक्टेड है और जो इसकी ओनरशिप है वो केंद्र सरकार के पास है। तो इसलिए याचिकाकर्ताओं का ये मांग करना कि इस परिसर में उनको पूजा करने की अनुमति दी जाए, इसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। दरअसल आपको याद होगा कि याचिकाकर्ता ने जो है ये पिटिशन अयोध्या मामले में जब ऑर्डर आया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके कुछ ही एक आध साल के बाद जो है ये पिटिशन लगाई थी। और केवल दिल्ली में ही ऐसी पिटिशन नहीं लगी है, ऐसी पिटिशन एक मथुरा में भी लगी है और एक वाराणसी में भी लगी है, जहाँ पे यही जो है मांग की गई है कि जो वहाँ पे मस्जिद है जहाँ पे अब नमाज पढ़ी जाती है, वहाँ पे जो है पहले से मंदिर थे, इसलिए उन मस्जिदों को तोड़ के जो है मंदिर स्थापित करने की मांग मिलनी चाहिए। तो जहाँ तक कि वो दोनों केसेस का सवाल है, उन दोनों केसेस में अभी सुनवाई चल रही है, मगर जो कुतुब मीनार परिसर को लेके जो मामला था उसको जो है दिल्ली की एक निचली अदालत ने अब रद्द कर दिया है। इनफैक्ट जैसे भद्रा ने बताया कि ये जो मामले हैं ये अयोध्या का जो जजमेंट आया था 2019 में, उसके बाद काफ़ी जगहों पे सामने आए थे। अब कोर्ट ने, दिल्ली की इस अदालत ने अपनी जजमेंट में उसी अयोध्या के जजमेंट का ब्यौरा दिया। उसमें उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि अतीत के घावों को भरने के लिए कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोगों द्वारा ऐतिहासिक गलतियों का समाधान नहीं किया जा सकता। और अब जो दिल्ली की निचली अदालत है उसने ऐसी ही सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस और सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उसी का ही ब्यौरा देते हुए इस याचिका को खारिज किया। बिल्कुल। अब जो हमारे पास आपके लिए तीसरा केस है वो अब सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। दरअसल ऑप इंडिया के कुछ पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट से और एक तरह से बंगाल गवर्नमेंट से भी, सरकार से भी राहत मिली है। अब दरअसल पिछले साल जून में 4 लोगों ने, जो ऑप इंडिया की एडिटर हैं नुपुर शर्मा, ऑप इंडिया के हिंदी एडिटर अजीत भारती, सीईओ राहुल रोशन और शर्मा के पति वैभव, इन चारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी जब उनके खिलाफ जून में वेस्ट बंगाल पुलिस ने 4 एफआईआर्स फाइल की थी। अब एफआईआर्स जो थी वो पश्चिम बंगाल में तेलनीपाड़ा में एक कथित सांप्रदायिक दंगों के संबंध में पिछले साल कुछ रिपोर्ट्स आई थी ऑप इंडिया में, जिसके बाद बंगाल पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर्स दर्ज की थी। इसके बाद ये चारों सुप्रीम कोर्ट के पास गए याचिका दर्ज की, ये कहते हुए कि इन एफआईआर्स को खारिज कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जून में 3 एफआईआर्स को, पिछले साल जून में, और इस साल सितंबर में एक और एफआईआर को स्टे कर दिया था। और अब पिछले हफ्ते बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि वो इन केसेस को वापस लेने के लिए तैयार है। और इसके बाद, लेकिन जब ये बात हुई उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसमें कोर्ट ने बड़ी दिलचस्प बातें कही। बिल्कुल, जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट ने दिया है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो दरअसल जो पॉलिटिकल डायलॉग्स जो आजकल होते हैं, जो राजनीतिक संवाद होते हैं, उसको लेके जो है कोर्ट ने कुछ टिप्पणी करी है। और जो एक गिरता स्तर है हमारे राजनीति में या राजनीतिक संवाद में, उस पे भी उन्होंने जो है चर्चा करी है। और उसके साथ साथ उन्होंने दरअसल एक और जो बहुत खास बात ये बोली है अपूर्वा, जिसका एक तरीके से जो हम पत्रकार हैं हमें ही एक तरीके से उस चीज़ को भुगतना पड़ता है। उन्होंने ये बोला क्योंकि जो पॉलिटिकल डायलॉग्स हैं, जो ये राजनीतिक विवाद होते हैं, संवाद होते हैं, क्योंकि ये इतने गिर चुके हैं और इस पे यदि कोई पत्रकार रिपोर्ट करता है या लिखता है तो पत्रकारों को जो है इसकी हामी भरनी पड़ती है। क्योंकि दरअसल क्या होता है, यदि 2 राजनेताओं के बीच में कोई बहस छिड़ती है और अगर एक किसी के खिलाफ कुछ बोलता है और यदि पत्रकार जो है
उस बात उन्हीं बातों को अपने किसी रिपोर्ट में लिख दे, तो जो दूसरा नेता होता है वो उसी पत्रकार के खिलाफ डेफेमेशन सूट फाइल कर देता है या इस तरीके की एफआईआर फाइल कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो बातें पब्लिक डोमेन में होती हैं, जिसका पता सबको होता है, यदि पत्रकार उनको भी लिखे, उनके बारे में भी रिपोर्ट करते हैं, तो भी उनको जो है इस तरह की केसेस को भुगतना पड़ता है। तो जहां तक पत्रकारिता के सवाल है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला, उसने बोला कि भाई आज के टाइम पे पत्रकारों को भी थोड़ा सा जो है ध्यान से जो है लिखना चाहिए, रिपोर्टिंग करनी चाहिए। मगर उसके साथ साथ जो उन्होंने राजनीति और राजनेताओं के जो बारे में बोला, वो दरअसल जो है वो ही खास और एक वही महत्वपूर्ण बात थी इस पूरे ऑर्डर में। और इसके साथ साथ जब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपूर्वा कोर्ट को बताया कि भाई उन्होंने केस वापस लेने का निर्णय ले लिया है, तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल सरकार को की जो है तारीफ करी, और उन्होंने ये भी बोला कि उनकी आशा है सुप्रीम कोर्ट की, जो बाकी के राज्य सरकार हैं जिन्होंने इस तरह के केसेस पत्रकारों के खिलाफ जो है दायर किए हैं, वो भी एक तरीके से हिंट लें और अपने केसेस जो है वापस लें। तो जो हमारी चौथी खबर है वो हम आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहेंगे, क्योंकि ये एक विवाद है, डिबेट है जो बहुत सालों से चलता आ रहा है। और पिछले हफ्ते ही जो है हमने इस डिबेट को दोबारा से संसद में होते हुए दोबारा से देखा, और ये डिबेट है कोलिजियम सिस्टम पे, यानी कि जो जजेस का अपॉइंटमेंट सिस्टम है उसको लेके हुआ। दरअसल अपूर्वा, जो पिछले हफ्ते कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने ये डिमांड रेस करी सरकार से कि जो पूरा ये अपॉइंटमेंट सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम, इसको एक तरीके से दोबारा से जो है रीलुक किया जाए, यानी कि इसमें कुछ तरीके का बदलाव लाना चाहिए। और जो हमारे जो केंद्र के जो लॉ कानून मंत्री हैं, लॉ मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, उन्होंने भी एक तरीके से इस बात को माना कि हाँ, कोलिजियम सिस्टम में जो है बदलाव लाना ज़रूरी है। और इस बदलाव की डिमांड जो है बाहर से भी उनके पास और उनके समक्ष रखी गई है। कुछ पूर्व जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, कुछ बार एसोसिएशन हैं जिन्होंने उनको लिखित में ये डिमांड रखी है कि जो कोलिजियम सिस्टम है, जो एक ही नॉन ट्रांसपेरेंट सिस्टम इसको कहा जाता है, इस पे जो है दोबारा से एक विवाद और एक डिबेट छुड़ना चाहिए, ताकि इस पूरे सिस्टम को जो है चेंज किया जाए। और ये विवाद अपूर्वा उस टाइम पे आ रहा है जब जो कुछ दिनों पहले आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ट्रांसफर्स करी हैं जजेस की, उसको लेके भी जो है कुछ काफ़ी क्वेश्चन्स, काफ़ी सवाल उठाए गए थे। पर्टिकुलरली जो मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस संजीव बैनर्जी, उनके ट्रांसफर को लेके। तो इन्हीं पूरे बैकग्राउंड में जो है ये डिबेट अब दोबारा से जो है पार्लियामेंट में चालू हुई है। और अभी इस पे लॉ मिनिस्टर ने कुछ कमिटमेंट नहीं किया है, मगर हाँ बोला है कि वो इस बात को शायद देखेंगे। बिल्कुल भद्रा, इनफैक्ट जस्टिस संजीव बैनर्जी के बारे में हमने कुछ एपिसोड्स में भी आप लोगों को बताया था। और ये जो पूरा विवाद है ये नया नहीं है एक तरह से, पर कई बार ये उठता रहता है, कई बार इसमें कुछ बदलाव आ नहीं रहा है। आपको याद होगा कि 2014 में सरकार NJAC भी लेकर आई थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। 2015 में उसको असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पूरा मामला दब गया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के आने के बाद। इनफैक्ट जजमेंट के आने के बाद कोलिजियम सिस्टम में जो भी खामियां हैं वो और उभर के आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ही एक जज जो कि उस बेंच पे थे, जस्टिस चिलमेश्वर ने एक डिसेंटिंग ओपिनियन दिया था। उन्होंने जो मेजॉरिटी जजमेंट था उसके साथ उसके साथ अग्री नहीं किया था। उन्होंने एक बहुत ही इस तरह की जजमेंट लिखी थी जिसमें उन्होंने जो गोपनीयता होती है कोलिजियम सिस्टम के और जो जजों की अपॉइंटमेंट के ऊपर जो पारदर्शिता नहीं होती है उसकी बहुत बात की थी। इनफैक्ट जजमेंट के बाद उन्होंने कोलिजियम का हिस्सा होने से भी मना कर दिया था जब तक जो कोलिजियम की मीटिंग्स होती हैं वो मीटिंग्स पब्लिक ना करती जाए, सार्वजनिक ना करती जाए। तो काफ़ी लंबे समय से ये डिबेट चल रही है। अब क्या होता है इसमें आगे, ऑफ कोर्स हम आपको अपडेट करते रहेंगे। जी बिल्कुल। और देखने वाली ये बात है कि इस डिबेट के बाद पार्लियामेंट में जो दोबारा से पिछले हफ्ते डिबेट हुई है उसके बाद सरकार जो है इस पे क्या कदम लेती है, क्योंकि हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जो पीछे जो अभी अपॉइंटमेंट्स हुई है, नई अपॉइंटमेंट्स हुई है जो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने सरकार को भेजी थी, उसमें से अभी भी कुछ अपॉइंटमेंट्स बाकी हैं और सरकार जो है उन पे अभी कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर रही। तो क्या ये विवाद आने वाले समय में बढ़ेगा और कंट्रोवर्शियल होगा, ये जो है अब वक्त ही बता पाएगा।
चलिए, आज के लिए हमारे पास आपके लिए इतनी ही खबरें हैं। आपको एक और बात बता दूं, इस एपिसोड से हम आपको जितने भी हमने इसमें कोर्ट की खबरों के बारे में बात की है, उस पर हमने जो भी आर्टिकल्स लिखे हैं वो सब हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे ताकि आप उनके बारे में जाकर और पढ़ सकें। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके पास अगर और कोई सुझाव हो इस शो को और बेहतर बनाने के लिए, और हमसे इसी तरह से जुड़े रहें। जी, धन्यवाद।